कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। अन्नदाता, 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 नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। करेला की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती पर संपूर्ण जानकारी। पामारोजा की खेती की उन्नत तकनीक पर प्रकाश। हमारे प्रदेश के जो किसान करेला की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की होगी और इन अवस्थाओं पर फसल की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, तभी फसल अधिक उपज ले सकते हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिलासपुर के प्रगतिशील किसान नवीन कश्यप से, जो करेला की फसल में कौन कौन से कर्षण कार्य करते हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। खेत तैयारी अपन जुताई से शुरू करते हैं। जुताई पहले अच्छे से किया जाता है, उसके बाद जो कि ड्रिप सिस्टम है उसको गर्मी में जुताई करके सुखा लिया जाता है। फिर उसके बाद गोबर खाद अपन छिड़काव किया जाता है गोबर खाद का। 1 एकड़ में अपन गोबर खाद 2 से 3 ट्राली ट्रैक्टर के ट्राली में अपन छिड़काव करवाते हैं। उसके बाद फिर एक बार जुताई अच्छे से किया जाता है। उसके बाद रेजिंग करके इसका मादा तैयार किया जाता है। मादा तैयार करने के लिए ट्रैक्टर में उसका रेजिंग करने के इंस्ट्रूमेंट आता है, उसी से मादा तैयार किया जाता है। मादा से मादा की दूरी 5 बाई 5 का होता है और इसका ऊंचाई लगभग 1.5 फीट का होता है। अपन मार्केट से क्योंकि हाइब्रिड बीज लेके आते हैं जो कि बहुत महंगा होता है, तो उसको बीज उपचार अपन करते हैं। बीज उपचार करने के लिए एक तो फंगल अटैक के लिए करते हैं और दूसरा अभी मार्केट में अपन चूसा कीड़ों के लिए बीज उपचार के लिए दवा आ चुका है, उसी का अपन यूज करते हैं। करेला का बीज 1 एकड़ में अपन लगभग 800 से 900 ग्राम लगाते हैं। 6-7 दिन में बीज ऊपर आ जाते हैं। बीज बोने के पहले अपन इसमें मादे में खाद डलवाते हैं, जिसमें DAP रहता है, पोटास होता है और मैग्नीशियम सल्फेट, हाई जिंक डलवाते हैं, जिसमें DAP 1 एकड़ में 50 kg और पोटास 1 एकड़ में 15 से 20 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 15 से 20 किलो और हाई जिंक 5 से 10 किलो। अभी इसमें 10 दिन चूँकि हो चुका है और ऊपर नए ब्रांच आना शुरू हो गए हैं, तो अपन इसमें अभी सॉल्युबल ग्रेड का खाद चला रहे हैं, जो कि मार्केट में 1261 से स्टार्ट करते हैं। खरपतवार मादे ऊपर जैसे खरपतवार
इसका कंट्रोल हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। एक तो लेबर द्वारा निंदाई करवा के, और दूसरा जो खरपतवार नाशक हैं उसके द्वारा। तो इसके लाइफ साइकिल में लगभग 5 से 6 बार तो निंदाई ऊपर करवाया जाता है, वैसे ही 4-5 बार दवा का यूज करते हैं खरपतवार नाशक नीचे। बरसात का मौसम है तो अपने यहाँ चूँकि ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप सिस्टम तैयार ही वैसी किया जाता है जिसमें बरसात का पानी निकल जाए। करेला का पौधा क्योंकि इसमें बेल होती है तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है, इसके लिए इसमें अपन बांस और तार का यूज करते हैं। बांस अपन करेला के उगने के जस्ट बाद बल्ली गड़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही उसमें बेल आने लगते हैं जिससे वो सहारा उसको मिलने लगे। इसके अलावा करेला के फसल में कौन से कार्यों को करना है, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश सिंह से। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताऊं कि बरसात में करेला जमीन पे लेना नुकसानदायी होता है। इसके लिए आप लोग क्या करें कि अरहर के डंडे का या बांस की फट्टी का या बांस की टहनी का एक उसके पौधे के पास जो है उसको गाड़ के अच्छी तरह से धीरे धीरे रस्सी के सहारे चढ़ाते रहिए ताकि वो ऊपर थोड़ा सा 1-1.25 मीटर की ऊंचाई तक आ जाए। साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि पानी की बात जो हम करते हैं, मान लीजिए बरसात बीच में नहीं होती है तो बरसात नहीं होने के स्थिति में हम बीच बीच में उसको देखते हैं कि आवश्यकता के अनुसार हम बीच में पानी भी देते हैं। साथ ही जो खरपतवार अलग अलग हो, इसमें वैसे तो खरपतवार उगता नहीं, लेकिन अगल बगल जो खरपतवार निकलते हैं जिसमें हमारे कीड़ों के लिए शेल्टर पॉइंट होता है, उसको उखाड़ के और फेंक दें ताकि उसमें हमारे कीड़े न रुकें। किसान भाइयों, फिर भी हम जब इस तरह की खेती करते हैं तो कई बीच बीच में दिक्कतें आती हैं। एक उगरा रोग होता है या उकठा रोग होता है या गलने वाली बीमारी होती है, अगर वो उस खेत में लगती है तो उस पेड़ को निकालें और मिट्टी सहित उठा के कहीं दूर ले जाके फेंक दें या उस पेड़ को ले जाके कहीं जला दें, ये भी एक प्रक्रिया में आता है। दूसरा, बीच बीच में उसमें ट्रीटमेंट करें, जैसे कार्बेंडाजिम है, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में डाल के उसके थाले के पास ड्रेंचिंग कर दें। और जब उसमें करें तो करीब करीब हर पेड़ में इस तरह की ड्रेंचिंग की व्यवस्था करें। इसमें जो हमारा पौधा होता है इसका विकास होकर ऊपर आता है और फूल आते हैं। इसमें फ्रूट फ्लाई एक बीमारी, एक मक्खी होती है, ये बहुत तेजी से लगती है। ये कभी कभी फलों के अंदर से आ जाती है या नहीं तो फल में डंक मार देती है, जिससे बरसात होती है तो पानी रुक जाता है। पानी रुकने के बाद ये पीला हो जाता है और हमारा बाजार में मूल्य उसका नहीं मिलता। तो मैं किसान भाइयों आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एक प्रकाश प्रपंच होता है, उसको भी अपने खेत के पास लगाएं ताकि उसमें ट्रैप हो जाएं सब जो है कीड़े। दूसरा, एक हमारे पास फेरोमोन ट्रैप्स आता है, फेरोमोन ट्रैप्स में भी लगाने पे वो मक्खियां उसमें चली जाती हैं। तीसरा, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं किसान भाइयों कि इसके बाद भी क्लोरोपाइरीफास 2.5 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से अगर इसको छिड़काव करते हैं तो भी इससे निदान मिल जाता है। मैं आप सभी लोगों को इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि किसान भाई इसकी तुड़ाई करते समय अत्यंत सावधानी बरतें। एक तो मुलायम करेले की तुड़ाई करें, जब करेला मोटा हो जाता है तो उसका बाजार भाव या मूल्य जो है नहीं मिलता है। अगर इस तरह के कार्यमाला को आप अपनाते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ राजनीति बदलती रहती है, अपना चरित्र और चेहरा कभी भी कोई भी बन सकता है। सियासत का मोहरा, यहाँ इंसान फरिश्ता है तो दरिंदा भी। यहाँ अगर शेर है तो खूबसूरत परिंदा भी। इस धरा पर जहाँ पूजे जाते हैं महाकाल, खबरों का भी बदलता रहता है सूरते हाल। देखिए अपना एमपी सिर्फ ETV 'न्यूज' पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में किसानों का रुझान पॉली हाउस में फूलों की खेती की ओर बढ़ने लगा है, जिसका प्रमुख कारण है इससे प्राप्त होने वाला अधिक लाभ। तो आज हम इसी के अंतर्गत आपको जानकारी देने जा रहे हैं पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती की। इस हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश खोड़ियार से। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। गुलाब की खेती से हम कैसे लाभ कमा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस जो बनाते हैं वो जो कंपनी वाले लोग हैं उन लोग आकर के बना के जाते हैं। इसमें नाली जो है हिसाब से मतलब एक समान बेड बने हमारे, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए जो बेड बने उसकी जो डिस्टेंस है उसको ध्यान रखते हुए इसमें जो काम करने के लिए जो मतलब फूल वगैरह तोड़ना है उसके लिए चलने के लिए अंदर में नाली जो बनाते हैं वो नाली लगभग 50 सेंटीमीटर की रहती है और बेड जो बनाते हैं हमारा वो 90 सेंटीमीटर का इसमें बेड के ऊपर की क्यारी रहती है और 1.5 फीट ऊंचा हमारा ये बेड बनता है। इस प्रकार से जब हम बेड की तैयारी पूरा कर लें उसके बाद में इसमें ड्रिप पाइपलाइन बिछाएंगे। ड्रिप पाइपलाइन इसमें 2 ड्रिप पाइपलाइन डालना है और जो टपक पद्धति बोलते हैं वो टपक पद्धति के माध्यम से इसमें खेती कर सकते हैं और कम पानी से कम बिजली बिल से अपन इसमें अच्छी खेती और गुलाब की कर सकते हैं। इसके अंदर में जो हम रासायनिक खाद डालते हैं वो 2 बोरा अपना DAP डाल सकते हैं और साथ ही साथ पोटास इसमें डाल दें और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रोबिनेस बोलते हैं उसको जिंक को उसको डाल सकते हाई जिंक को डाल सकते हैं। इस प्रकार से 5 किलो उसकी ज़रूरत पड़ती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। और गोबर खाद ऑलरेडी हम पहले जो 8-4 का जो हमारा और 2 का रेशो है उस रेशो में हम 8-4-2 में इसमें मट्टी और गोबर खाद और धान का भूसा उसको मिक्स करके डाल सकते हैं। इसकी रोपाई करने के लिए हम क्या ये कहेंगे कि पौधे से पौधे की दूरी जो है 7 इंच रहना चाहिए और साथ में क्यारी से क्यारी की जो दूरी है वो 1.25 फीट की रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पौधे की संख्या जो है वो ज़्यादा रहेगी और यदि हमारे पौधे की संख्या ज़्यादा रहेगी तो इसमें जो स्टिक आएगी वो स्टिक सीधी और लंबी आएगी। तो विशेष तौर पर गुलाब के अंदर में पानी की मात्रा बहुत कम लगती है क्योंकि ये पॉली हाउस के अंदर में है, इसलिए इसके अंदर में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पानी एकदम कम से कम रखें। साथ में जब अपना ये देखना है कि इसमें जब एक पौधे से 5 ब्रांचेस ना निकल जाएं, यदि इसकी जो मेन ब्रांच रहती है उसमें क्या है आँख बैठाल के इन लोगों ने कलम पद्धति के माध्यम बडिंग बोलते हैं उसके माध्यम से आँख बैठाल के उन लोग पौधा तैयार करते हैं तो उसको अपने को मेन ब्रांच को उसको तोड़ना पड़ता है। तो उसको तोड़ने के लिए जो है उसको आसान तरीका बताया गया है कि हल्का सा उसको मोड़ना है। ये यहाँ पे साइड में एकदम नीचे से निकलता है, अपना जो आँख बैठाला गया है वो यहाँ पे ऊपर में बैठाला गया है। इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर में अपना आग बैठाला गया है और ये काफी नीचे से निकल रहा है तो इसको हिसाब से दोनों हाथ से तोड़ना पड़ता है। दोनों साइड में हल्का हल्का झुका देते हैं इस प्रकार से और उसके बाद ही इसको ऐसा हल्का सा खींचते हैं तो उसके बाद में ये निकल जाता है। इस प्रकार से इसको दोनों साइड में झुकाना है पहले और उसके बाद में ही इसको निकालना है। जो आग बैठाला हुआ गुलाब का डंडी जो है वो डंडी टूटना नहीं चाहिए। यदि वो डंडी टूट गया तो उसके बाद में वो गुलाब का झाड़ आपका बेकार हो जाएगा, इसलिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर छटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में अपन जैसे प्रोडक्शन लेते रहते हैं तो अपने को ये भी देखना है, आज जैसे ये डंडी है, ये डंडी यहाँ से यहाँ तक की छूटी और पड़ी हुई है, इसको और दबा करके काट लें थोड़ा सा ताकि इसके नीचे से जो साइड ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन ले सके उसके अंदर में। अभी आप इसमें देख रहे होंगे जो छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं वो माइट्स कहलाते हैं, लाल मकड़ी बोलते हैं इसको। और एकदम छोटे होने के कारण कई बार इसको लेंस से भी देखना पड़ता है। इसके अंडे तो और काफ़ी सूक्ष्म रहते हैं, उसको देखने के लिए अंडों को देखने के लिए विशेष तौर पर लेंस की ज़रूरत पड़ती है। साधारण आँख से इसके अंडे दिखते नहीं हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पत्तियों के पीछे साइड में इस प्रकार से पाई जाती है। यहाँ पे लाल मकड़ी से कलर चेंज हो जाता है, गुलाब पे भी फूल भी दिखना चालू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक आध क्यारी में भी अटैक आया है तो उसके लिए जैसे मेडन दवाई आ गई है, पैरामाइट आ गई है। जैसे मेडन है अपना तो वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका यूज़ करता हूँ और आसानी से मतलब इसको सुबह के टाइम पे इसको कटिंग करना रहता है और गुच्छा बना करके इसको स्टिक के हिसाब से
उसको गुच्छा बना करके हम इसमें ले सकते हैं, खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो ऊपर में मतलब झिल्ली लगा दें थोड़ा सा, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है झिल्ली लगाने से। और गुलाब के अंदर में विशेष तौर पे यही है कि बस उसका थोड़ा सा ध्यान दें कि उसकी छटिंग जो पत्ते की नीचे की है, उसका पत्ते के नीचे की यदि छटिंग करके भेजेंगे तो और अच्छा रेट मिलेगा इसमें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या जब प्यार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी का। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खाद्यान्न फसलों तथा सब्जियों की खेती करते हैं, परंतु कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सभी फसलों से हटकर औषधीय फसलों की खेती करके कम समय और लागत में अधिक लाभ कमाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे औषधीय फसल पामारोजा की खेती के बारे में, जिस विषय पर अपने अनुभव को बता रहे हैं प्रगतिशील किसान वीरेंद्र कुमार सिंह। ये पामारोजा की फसल है जो रोसा घास कहते हैं। ये बीज द्वारा नर्सरी से तैयार की जाती है। इसकी खेती हेतु भूमि चयन की बात की जाए तो सिंचित भूमियों के साथ साथ असिंचित भूमियों में भी इसकी खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई के पश्चात 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खाद एवं उर्वरकों के रूप में रोपाई के 20 से 25 दिन पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर या 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरक के रूप में रोपाई के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यदि आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है तो रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम कर दें। चूँकि यह फसल लगाने के 5 साल तक उपज देती है, इसलिए उर्वरकों की इसी मात्रा को प्रति वर्ष बरसात के समय गुड़ाई करके प्रयोग करते हैं। किस्मों के अंतर्गत केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ के प्रयासों से कुछ उन्नतशील किस्मों का विकास किया गया है, जो इस प्रकार है। PRC1 तृष्णा, तृप्ता, वैष्णवी, सीमैप हर्ष इत्यादि। चूँकि इस फसल का रोपण किया जाता है, जिसके लिए पौधे प्राप्त करने के लिए नर्सरी में बुआई का समय मई व जून के माह में होता है। अतः यदि आपने नर्सरी में बुआई नहीं की है तो पौध प्राप्त करने या रोसा घास की खेती के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ सीमैप से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर इस प्रकार है। इसकी रोपाई के लिए बारिश के समय में 60 गुणे 30 सेंटीमीटर पर खेत में रोपाई की जाती है। रोपण के 20 से 30 दिन के पश्चात खरपतवारों की समस्या आती है, अतः प्रथम वर्ष की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करते रहें
उसके बाद निकाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती। सिंचाई की बात की जाए तो सिंचित दशा में गर्मी के मौसम में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, वहीं असिंचित दशा में 1 से 2 सिंचाई से ही काम चल जाता है। खड़ी फसल में उर्वरक के रूप में प्रत्येक कटाई के बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। और ये फसल 3-4 वर्षों के लिए एक खेत में रहती है। जब पूरी तरह से फूल आ जाए पौधे में तब काट लेना चाहिए, नहीं तो इसका फूल खिल करके उड़ जाता है और तेल की उपज में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके फूल में, जैसा कि वैज्ञानिक लोग बताते हैं मुझे, वो फूल में 1% तेल और पत्ती में 0.5% तेल होता है। इसलिए इसकी कटाई में विलम्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सिंचित दशा में 3 बार और असिंचित दशा में 2 बार कटाई होती है, जिससे आसमन में सिंचित दशा में औसतन तेल करीब 1.5 कुंटल और असिंचित दशा में 1.25 कुंटल तेल निकलता है, जिसका बाजार भाव 1000 रुपये से 1200 रुपये तक मिल जाता है। इस प्रकार इसका 1 कुंटल तेल 1 लाख रुपए का होता है और 1 वर्ष की लागत पहले साल इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये आती है और दूसरे वर्षों में यह लागत घट करके कम हो जाती है, जिससे लगभग 80 से 82 हज़ार रुपये 1 वर्ष का शुद्ध लाभ बच जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीगांव, जिला छिंदवाड़ा के कृषक गोपाल टोनपे ने। यह अनार के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल टोनपे जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में मानसून आ गया है और जो हमारे फल उत्पादक किसान भाई हैं जिन्होंने बगीचा अनार का लगा रखा है, तो उन किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि किसान भाई जैसे ही बरसात आती है उस समय हमें बगीचे की बहुत ज्यादा केयर एंड मेंटेनेंस करना होता है और विशेषकर देख रेख के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अनार में बरसात प्री मानसून होते ही एक साथ पूरा का पूरा पौधा फुटान लेता है और इसका हमारा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी बाहर आने पे या अगली फुटान के ऊपर। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है जैसे ही बरसात हमारी प्री मानसून हो गई है तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगर उसमें बोडो पेस्ट की पुताई नहीं की है तो वो किसान भाई तत्काल पौधे के बगीचे की पौधे की छटाई करके और उसमें तने पे बोडो की पुताई करते हैं, जिसमें नीला तोता और चूना लेना है और उसके द्वारा 1:1 में नीला तोता चूना बराबर लेके और उसके बाद उसको मिला के और उसकी पुताई कर दें। दूसरा किसान भाई को देना है जैसे ही बरसात होती है कि हमारे जो जितने भी भूमिगत कीड़े हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, रस चूसक कीड़े हैं, ये एक साथ पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है तो एक तो खेत की जुताई वगैरह करके उसको खेत को बिल्कुल खरपतवारों से विहीन कर दें या खरपतवारों को बिल्कुल नियंत्रित कर दें। दूसरा ध्यान रखना है कि COC जो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के मान से घोल बना के और पूरे पौधे पे छिड़काव करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे। दूसरा एक ध्यान रखना है कि इसी समय पौधा फुटान लेता है तो इसमें हमें पोषण की पूर्ति क्या करनी है, क्योंकि अभी तक पूरे गर्मी के दिनों में पोषण नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि चाहे नवरूपित पौधे हों या बाहर लेने वाले पौधे, प्रत्येक पौधे पे 1 तगारी यानी 10 से 15 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद FYM लेनी है या केंचुआ की खाद है तो 5 किलोग्राम केंचुआ की खाद लेनी है और प्रत्येक पौधे पे कम से कम जो इफ्को उर्वरक आता है जिसमें NPK तीनों उर्वरक 12, 32, 16 रहते हैं उसकी कम से कम 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे के मान से उसके पौधे की गुड़ाई करें, थाला बना के और पौधे में मिला दें ताकि उसके पोषण की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ जो किसान भाई अगर बाहर ले रहे हैं, उन्होंने बाहर सेट कर रखी है, उसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर आपके नर फूल अगर अधिक आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो नत्रधारी उर्वरक है उसको कम से कम मात्रा में देना है और जो हमारी पोटेशियम उर्वरक है या फास्फोरस वाले धारी उर्वरक हैं उन उर्वरकों का उसमें साथ ही साथ प्रयोग करना है। साथ ही साथ पौधे के ऊपर कई किसान भाई
तादाद से ज्यादा संख्या में फल ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पौधे की उम्र के अनुसार पौधे को कितना आपने पोषण दिया है उसके अनुसार ही फलों की संख्या को सेट करें ताकि हमारा उच्च गुणवत्ता का फल प्राप्त किया जा सके। और अगर कोई दिक्कत आती है अनार के बगीचे के संबंध में तो तत्काल नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल जिला नरसिंहपुर के कृषक जितेंद्र धाकड़ ने। यह गन्ना की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गन्ने की फसल में जो प्रमुख रोग हैं वो आपका जो लाल गलन है, जिसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है, उकठा रोग है और कंडुआ रोग प्रमुख रूप से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लक्षण हैं इन रोगों के आप देखेंगे तो अगर आपके खेत में लाल गलन नामक रोग लगा हुआ है तो आप गन्ने की बढ़वार आपको रुकी हुई दिखाई देगी। यदि बाहर किसी भी तरह के कीट का कोई प्रकोप आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें। यदि आप उसमें देखेंगे तो तने के अंदर आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों तो मान लें कि ये लाल गलन नामक रोग आपके गन्ने में लगा हुआ है। इसी प्रकार उकठा जो रोग होता है इसमें भी आपको गन्ने की बढ़वार रुकती हुई दिखेगी और पौधा सूखता जाएगा। यदि इस प्रकार का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें तो उसकी जो पोरियों वाला हिस्सा है वो लाल रंग का पड़ा हुआ होता है। पत्तियों की जो भाग हैं वो बीच में जो पत्ती के बीच में मिडरिब या बीच में जो डंडी होती है वो पीले रंग की पड़ जाती है। यदि ये लक्षण किसान भाइयों दिखाई दे रहे हैं तो मान लें कि गन्ने में उकठा नामक रोग का प्रकोप हो रखा है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप चाहें तो कार्बेंडाजिम नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 ग्राम दवाई की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें। यदि आप और दवाई लगाना चाहते हैं तो वे चाहें या फिर बेनलेट 70% WP, इन दोनों में से कोई भी दवाई का 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के दवाई का आप प्रयोग करेंगे तो रोग से रोकथाम पाई जा सकती है और अन्य पौधों में इस रोग के प्रकोप को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो कंडुआ रोग हमें खेतों में दिखाई देता है, इसमें आप किसान भाई देखते हैं कि बीज की जो गोब है वो काले रंग का पाउडर जैसा जमा हो जाता है उसके ऊपर और गोब मुड़कर कोड़े जैसा आकार ले लेती है। यदि इस प्रकार के लक्षण हमारे किसान भाइयों को दिखाई दे रहे हैं तो वे अपने खेत में प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इस दवाई के छिड़काव के लिए आपको 250 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इस दवाई के छिड़काव के पश्चात कंडुआ रोग से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों कंडुआ रोग यदि आपके खेत में लगा है तो आपको सावधानी ये रखनी है कि उसके जो प्रभावित पौधे हैं वो खेत में ना रह पाएँ और उन्हें उखाड़ते वक्त विशेष सावधानी ये रखनी है कि हवा के प्रभाव से उनका जो पाउडर है काले रंग का, जिन्हें हम स्पोर मास कहते हैं, वो अन्य पौधों पर ना पहुंचने पाए। इसके लिए कोशिश ये करें कि हमेशा किसी कपड़े से ढककर गन्ने के पौधे के ऊपरी भाग को काट लें और उसे खेत के बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। इस प्रकार से आप विभिन्न रोगों के विरुद्ध गन्ने की फसल में रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी फसल सुरक्षा माध्यम का प्रयोग करने में हमें आसानी रहती है और हम आराम से अपने खेत का प्रबंधन कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। अरंडी की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ।